हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि मैंने कल क्लास 10th का हिंदी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर को परिचय हम लोग देखे थे। आज उसी चैप्टर को हम लोग संपूर्ण व्याख्या करेंगे और एक एक करके उसके हम लोग अर्थ समझेंगे, ताकि हम लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है तो सबको पता ही होगा, क्लास 10th का हिंदी जो है, क्लास 10th का क्या हिंदी, क्लास 10th का हिंदी का जो है पहला चैप्टर स्वर विभाजन और जाति प्रथा, जिसको हम लोग कल परिचय में देखे थे। आज उसका हम लोग बुक सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से हम लोग उसको अर्थ को समझेंगे। पूर्ण आने की संपूर्ण व्याख्या का अर्थ हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा 2 से 102 मिनट के अंदर उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से छूट नहीं सकता है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। पहले लिखा हुआ क्या है, भीमराव अंबेडकर। आने की बुक के ऊपर में सबका लिखा ही होगा। कह रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। देखो, मैंने ये भी कल चर्चा किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। मैंने यहाँ तक चर्चा किए थे। मानव मुक्ति बोध के प्रोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। आने की ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। कहता है प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। आने की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लिए। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन के बाद उसने कहाँ, लंदन और अमेरिका क्या किया गया, पढ़ने के लिए गया। क्या चीज़ करने गए? पढ़ने के लिए गए। जैसे मैं यहाँ पे देखो, बाबा साहेब यहाँ पे हैं, है ना, बाबा साहेब है तो यहाँ पे इस भी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। फिर इधर है आपका इंग्लैंड वाला है, तो आने की यहाँ पे जा कर के आने की लंदन में भी पढ़ाई किए और अमेरिका में भी क्या किए, पढ़ाई किए। ठीक है, कहता है उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर थे। आने की इसने पूर्ण रूप से एक अच्छे तरह से पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद पूर्ण रूप से सबको क्या किया, जानकारी किया। जब अच्छे से इसको जानकारी हो गया तो एक अच्छे से फील्ड में उतरे, जिससे बहुत सारे लोगों की इस समस्या से जो जूझ रहा था उससे सबको क्या हो गया, मुक्त हो गया। कहता है इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उपरे। आने की सभी को लेकर के क्या नहीं, मीमांसा, विधाविता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री लेकर, शिक्षाविद को लेकर तथा धर्म दर्शन को लेकर एकदम मुख्य रूप से एकदम इतना अच्छे से पढ़ाई करके आए थे कि जिस चीज़ में ये हाथ बटाते थे उसमें सफल हो जाते थे। कहता है स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किए। कुछ समय पहले ये क्या किए थे, वकालत। यहाँ पे फोटो देख रहा होगा। वकालत कहे का मतलब होता है एडवोकेट यानी वकील, है ना, वकील। यानी कुछ समय पहले इन्होंने वकील के भी पद पर रहे थे, ताकि इसको और भी, जब वकील होंगे तो अच्छे तरह से जानकारियाँ तो भी जरूर होगा ना, तो ये था। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। कहता है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए कथक संघर्ष किया। सब पता है ना कि ये क्या किए, अछूतों और वो स्त्रियों, उस मजदूरों के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। संघर्ष करने का इसका कारण था क्योंकि ये भी एक दलित परिवार से आते थे। दलित परिवार से आते थे तो इसको कहना था कि मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो ये
ये अत्याचार किसी और के साथ मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा बोला, ये जो अत्याचार मेरे साथ हो रहा है, ये अत्याचार मैं किसी और के साथ होने के लिए नहीं दूंगा। इसलिए पूर्ण रूप से संघर्ष करने उतरे और अछूतों मजदूरों को लिए सारा चीज़ वो जो चल रहा था, नियम था, जो नियम कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया था, जाति पाति को लेकर के चर्चा हुआ था, छुआछूत के लेकर के चर्चा हुआ था, सब वो क्या हो गया था, कंप्लीट किए। ठीक है, कहता उनके चिंतन का रचनात्मक के प्रमुख तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे, प्रेरक व्यक्ति कितने थे, 3 महीने भी एक चर्चा किए थे। पहला क्या है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बोल देंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, 3। कितने प्रेरक व्यक्ति थे, 3। बहुत अच्छा। कौन कौन थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। कहता भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ संपन्न के कारण भी हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। याद है ना, देखो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, संविधान के निर्माण किसने किया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। अच्छा, एक बार अब ऑब्जेक्टिव पूछे कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, इस तरह भी पूछे तो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कहता है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाएगा कि बाबा साहेब का निधन कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली में। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव पूछे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ, तो निधन कब हुआ, 1956 में। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कहता है नेक्स्ट में बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकों लिखी। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, बहुत सारे पुस्तक लिखी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्व विभाजन और जाति प्रथा। सर्व विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहता है कि उनकी प्रमुख रचनाएं एवं क्या थे, भाषण। प्रमुख रचनाएं इस और क्या थे, भाषण। कहता है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सॉरी, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हेज धमा, आर्ट्स ऑल लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंद वोमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये सर्व विभाजन और जाति प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहता है यदि हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर को संपूर्ण वर्णमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। ऑब्जेक्टिव में ये भी आया था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वर्णमय कितने खंडों में प्रकाशित है, तो क्या बोलेंगे, 21 खंडों में। कितने खंडों में, 21 खंडों में, 21 खंडों में। ठीक है, फिर कहता है नेक्स्ट कि यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब भीमराव के विख्यात भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने किया। किसने किया, ललई सिंह यादव ने किया। ठीक है, कहता है यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल जो कि मैंने कल बताए थे, कल ही हम बताए थे 1936 में, 1936 में बताए थे। अच्छा, कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में, लाहौर में। अच्छा, लाहौर में, लाहौर अभी कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में, तो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, कहता है लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था। कहता है परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने
इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। कुछ ऐसे लिखे थे, बाद में ये जो इसका पुस्तक था कौन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो भाषण था इसी को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी से लिया गया क्या, सर्व विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो था छोटा परिचय। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, टॉपिक। ये मेरा टॉपिक है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। उधर थोड़ा सा क्या पढ़े, परिचय पढ़े। ये जो सर्व विभाजन और जाति प्रथा है ये कहाँ से लिया गया है, तो जरा फास्ट बोलो, कहाँ से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। पता है ना, इसको रूपांतरण किसने किया था, हिंदी में रूपांतरण किसने किया, ललाई सिंह यादव ने। चलो याद है सर, बोलो यस याद है, बोलो यस, बोलो यस याद है, चलो यस याद है। चलो ठीक है, फिर हम लोग अब हम लोग इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन करके हम लोग पढ़ेंगे, और इससे हम लोग को जितना भी सब्जेक्टिव बनेगा वो सारा सब्जेक्टिव हम लोग इसी से कवर करेंगे। ठीक है, और इसका सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद नोट्स टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एकदम नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, चलो, कहता है यह विडंबना, विडंबना का मतलब क्या होता है, उपहास। क्या होता है, उपहास। ठीक है, कहता है यह उपहास की यानी विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए सर्व विभाजन का आवश्यक मानता है या माना जाता है। कहता कार्यकुशलता को भी एक आवश्यक माना जाता है सर्व विभाजन के लिए। कहता और चूंकि जाति प्रथा भी सर्व विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा किसका रूप, जाति प्रथा किसका रूप है, तो सर्व विभाजन का दूसरा रूप है। कहता है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ये जातिवाद के बारे में पता ही होना चाहिए। ये जातिवाद के बारे में पहले हमारे देश बहुत समय पहले ये जातिवाद का जो नियम था बहुत रूप से बना हुआ था, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था। बाबा साहेब अगर आज नहीं होते तो आज पता नहीं, हम कल ही चर्चा किए थे कि आज वो नहीं होते तो आज हम लोग या कि और लोग जो नीचे दल के हैं, जो नीचे कास्ट से हैं, तो वो सब क्या होते, एक दूसरे के सामने बात नहीं करते, ब्राह्मण ही रह जाते, और जो बड़े हैं वो बड़े रह जाते, उसके सामने किसी को खड़ा होने का हिम्मत नहीं होता। बाकी ये सारे चीज़ों को हटाने का बहुत ज़्यादा योगदान रहा किसका, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, चलो, कहता है देखिए, जैसे मैं यहाँ पे देखो, पहले इस तरह से पहले जातिवादों को बांट दिया। पहले तो जाति तो सबको पता ही है कि जाति दो ही हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है, लेकिन बहुत सारे जातियों में बांट दिया कि तुम ये है तो तुम ये काम करेंगे, तुम नाई है तो तुम बाल काटोगे, कोई धोबी है तो वो कपड़ा धोएगा, कोई बड़ी है तो काटेगा। ऐसा कैटेगरियों में क्या कर दिया, बांट दिया गया। पर देखो क्या, कोई नाई है तो उसका बाल बच्चा क्या नाई काम करेगा, और कोई काम नहीं कर सकता है क्या, आईपीएस नहीं बन सकता है क्या, डॉक्टर नहीं बन सकता है। पर एक कैटेगरी में बांटना इसे नहीं चाहिए। पर कुछ ठीक ठाक था, पर उतना भी ठीक नहीं है। आज मेरे पिताजी किसानी करते हैं तो क्या मैं भी किसानी करें, नहीं ना। चलो, जैसे यहाँ पे देख रहा है कि देखो यहाँ पे बढ़े क्या काम कोई कर रहे हैं, कोई यहाँ पे नाई का काम कर रहे हैं, कोई यहाँ पे कपड़ा धो रहे हैं, और कुछ यहाँ पे जो है देखिए ये जो क्या है, ये जो शूद्र है और ये तीनों क्या है, बहुत अच्छे से अब इस तीनों का राज चलता था। एकदम यहाँ इन लोग बैठते थे, घूमते थे, चलते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, जमींदार है, ठीक है, ये सब क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, ये सब है। और नीचे में जो शूद्र है, ये सब लोग क्या करते थे, जो लोग गरीब है उसे दबाने का प्रयास करते थे। जिसे फुल एग्जाम्पल में देख रहा होगा, ठीक है। इसे लोग नीचे के स्तर के लोगों को लोग क्या करते थे, बड़े स्तर के लोग उन्हें दबाने का प्रयास करते थे, जैसे यहाँ पे देखो चित्र में दर्शाया हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कहता है सर्व विभाजन की निश्चित ही
सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में सर्व विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कहता भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिक और अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कैटेगरियों में बांट दिया तो बात तो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसमें भी उच्च और नीच के बारे में बात कर देता है। तो कैसा लगेगा? इस चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे बाबा साहब को। ये बोला ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहता सर्व विभाजन को यदि सर्व विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक विभाजन का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा और कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अगर वो नियम बांट दे, अगर वो नियम चलते आता कि अगर किसान का बाल बच्चा है तो किसानी करेगा, ये सारा नियम बनते रहता, तो आज जो किसी का पिताजी, किसी का जो भी घर के अगल बगल जो कोई काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, जैसे बढ़े का काम हो गया, नए का काम हो गया, वैसा काम हो गया, ये सब जो भी काम कर रहे हैं तो उसी तरह से उसको बाल बच्चा भी करे, तो ये तो गलत बात है ना। किसी को जातियों पर नहीं बांट सकते कि तुम ये काम कर सकते हो, तो नहीं, उसको खुद अधिकार होता है कि मुझे खुद क्या करना है। मैं गरीब घर से हूँ तो मैं भी वही काम करूँ जो मेरे पिताजी किए, नहीं, ये मेरा पर डिपेंड करता है मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, है ना। कहता है इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहता है कि पहले कुछ समय पहले क्या हुआ करता था, बहुत समय पहले जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ये सब चीज़ों को नहीं, इससे पहले क्या करते थे कि लोगों ने किसी के घर में अगर जब गर्भावस्था से अगर आते थे तो जब जन्म लेते थे तो अगर कोई जन्म लिए तो बोल देता था, अगर किसी का नया घर जन्म लिया तो कोई लड़का तो बोल देता, सब लोग एकदम बैठ करके बाल कटेगा कच कच कर, है ना। कि कोई बड़े घर अगर जन्म लिए कोई बच्चे तो उसको भी अगल बगल नहीं अभी काट से रहेगा काट, कोई किसानी घर तो अब ये हर लेके जाएगा, हर बैल टांगेगा, हर बैल टांगेगा, ऐसा नियम किया जाता था। अब ऐसा थोड़ा है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं जो इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो अलग अलग बात है, सब जगह की कुछ अलग अलग परिस्थितियां हैं। कहता है जाति प्रथा पेशों को दुष्पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बाध भी देती है। अगर वो नियम रह जाए, अगर वैसा ही नियम रहता तो क्या करता, एक ही नियम से वो बंधा रहता, अगला दूसरा काम नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगला भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, उस पर डिपेंड है, वो कर सकता है। कहता है भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण यह भूखा मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में नियंत्रण विकास और कभी कभी अवकाश अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अगर वही नियम रहेगा तो अगर कोई किसी का वही नियम, कौन नियम, कि तुम्हारे पिताजी ये करते थे तुम भी वही करो, अगर वैसे ही नियम रहेंगे तो अगला काम मैं चाहता हूँ कि कोई और काम करूँ तो मैं इससे उसमें नहीं जा सकता हूँ, तो बताओ इससे अच्छा कि भूखे मर ही तो जाना फायदा ना। तो क्योंकि मेरा कैटेगरियों में अगर बांट दिया तो इससे क्या है ना। तो इससे तुम लोग एकदम अच्छे से इसमें
इसी को दर्शाए थे, बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। पर ये सब चीज़ को क्या किए, समाप्त किए। ये सब जितना भी था ये सब चीज़ को समाप्त कर दिए और बहुत अच्छा किए। कहता है हिंदू धर्म के जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति की को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें प्रांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आज बेरोजगारी के इसी के कारण चलते तो आज भारत में बहुत सारे लोग, भारत में क्या, बिहार में ही, हम लोग बिहार में हैं तो हम लोग अधिकांश बिहार में बेरोजगारी बन करके लोग क्या कर रहे हैं, इधर से उधर घूम ही रहे हैं, है ना जी। एकदम बोलो यस यस, हाँ बोलो यस। पर ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वविभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का सर्वविभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्तरपीड़ इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विविधतावंश के करते हैं। हो जाएगा तो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ऐसे स्थिति स्वभावतः मनुष्य के दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर बताओ किसी को कोई काम करने की क्षमता ना हो, मान चलो तुमको पढ़ने का क्षमता ना हो, बलजबरी कोई पढ़ाएगा तो पढ़ने में मन लगेगा नहीं ना। मान चलो किसी को दूसरा जगह पे काम करने के लिए दे दिया जाए, उसमें उसको काम करने में मन लग ही नहीं रहा है, अब बलजबरी को कहेगा तुम यही काम करो, तुम्हारे यही काम करना है तो करेगा नहीं ना। अगर किसी को गायिका बनने का शौक है तो उसको बोलोगे तुम जाओ पढ़ाई लिखाई करके तुम कुछ और तैयारी करो, तो नहीं। अलग अलग रुचि है, उस पर डिपेंड करता है कि रुचि किस तरह से अपना ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहता है, अपना लक्ष्य किस तरह से बनाना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। कहता है ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न तो दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि के आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्कर्षीय बना देती है ना। तो ये सब चीज़ों को क्या करता है, ये नियम को एकदम बिल्कुल भी अलग अलग तरह से इस सारे चीज़ों को अगर बना दिया जाए वैसे ही रहता तो आज किसी का कोई भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो क्यों नहीं वो बड़े लोग को बाल बच्चे हो या किसी नीचे स्तरीय के बाल बच्चे हो या कोई मिडिल क्लास के बाल बच्चे हो, तो कहीं ना कहीं सबका एक जिज्ञासा होता है मैं एक करना चाहता हूँ, मैं एक करना चाहता हूँ। पर अगर ये नियम अगर नहीं रहते तो अब सबका सोच ही रह जाता, फिर किसी में कोई काम नहीं कर पाते, है ना। अब चलो देखते हैं। कहता है अब मैं समस्या को रचनात्मक पहलू में लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरोध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात यानी भाईचारा में किसी को वर्ग आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ये सब बोल रहे अगर भाईचारा, देखो आज क्या है, ये सब एकजुट भ्रातृत्व यानी कि भाईचारों के लेकर के सभी लोग एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से मिलते जुलते, ये सब क्या है। अगर ये चीज़ नहीं बनते तो बिल्कुल सब जहाँ मन तहाँ चुपचाप बैठे ही रहते। कहता है लास्ट नहीं होगा, चलो। कहता ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा में प्रति
सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपूर्ण के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। बोल देगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह से भाईचारा का क्या वास्तविक रूप है। और इसका दूसरा नाम लोकतंत्र भी है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। ऑब्जेक्टिव में बोल दिया जाता है लोकतंत्र किसे कहा जाता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा लोकतंत्र किसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो क्या बोलोगे, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है, इसीलिए इसलिए क्या नाम जाना जाता है, लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। कहता क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, सबका एक समान हो, सभी का एक प्रकार हो, सभी एक दूसरे से अच्छे हो, मिलते रहे जुलते रहे, इस सब चीज़ का सब एक रूप में भाव हो, ठीक है। तो ये था पूरा बुक का, हम लोग छोटा सा बुक था, इसमें हम लोग थोड़ा सा ये बुक में जाने कि इसमें क्या क्या हो रहा था, क्योंकि इससे हम लोग को बनता था क्या बन जाएगा, क्या सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो कल का जो सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और कल का जो वीडियो रहेगा तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। कल ऑब्जेक्टिव सोल्व कराएंगे, तो इससे जितना भी पढ़ाएं इसे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके कल आइएगा और देखिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव सही लगाते हैं। मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लाएंगे और बहुत सारे सब्जेक्टिव लाएंगे, उसमें देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से कितना का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जा रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।